और स्कूल की जानिब से खैर मकदम करते हैं। आज का ये दिन आपके सामने पूरी आबोताब के साथ रोशन है। मौसम कज़ा के तमाम रंग अपने अंदर समेटे हुए हैं। इस प्रोग्राम में हमारे होनहार तलबा व तालिबात की काबिल तहसीन काविशें और मेहनतों का रंग शामिल है। आज स्कूल हाजा के बच्चों का सालाना प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। इसमें हमारे तलबा व तालिबात अपने प्रोग्राम आपके सामने पेश करेंगे। सामईन, जैसा कि आपको तारीखी रिवायात और खुद अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में ये बात बखूबी मालूम होगी कि दुनिया में हर मजहब का मानने वाला अपनी महफिल और मजलिस का आगाज करते हुए इस बात की पूरी कोशिश वसई करता है कि वो अपने धर्म और मजहब के एतबार से लायक और बाबरकत चीज़ हो। जाहिर है कि कुरान पाक से बढ़कर कोई भी चीज़ बाज़मत नहीं। सामईन बातन की इनेकात बज़्म लौह व कलम उसी के मुकद्दस नाम और कलाम से करते हैं। वो कुरान जो सरचश्मे हिदायत है, वो कुरान जो रमज़े कायनात का खजीना है, वो कुरान जो मोहब्बत और हिदायत का खजीना है। मैं तिलावत कलाम के लिए हमारे स्कूल की तालिबात को इस शेर के साथ आवाज़ देती हूँ। माँ व खुर्शीद के इसरार समझ लेते हम, माँ व खुर्शीद के इसरार समझ लेते हम, ये भी मुमकिन था सितारों का सफ़र कर लेते हम। हमने कुरान का मफ़हूम न समझा वरना, हमने कुरान का मफ़हूम न समझा वरना, गए वक्त कई मंजिलें तय कर लेते हम। जज़ाकल्लाह। I seek refuge in Allah from the uncursed shaitan. मी शापित शैतानापासून अल्लाहच्या अक्षय होतो. शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. कृपावान आणि दयावान अल्लाहच्या नावाने. वो रहमान है जिसने कुरान की तालीम दी। The most affectionate taught the Quran to his beloved. अत्यंत मेहरबान ज्याने कुराणाचे शिक्षण दिले आहे. उसी ने इंसान को पैदा किया। Human creation. त्याला मानवाला निर्माण केले. उसी ने उसको बात वाज़ेह करना सिखाया। He taught him speech regarding whatever had already happened and whatever will happen. आणि त्याला बोलणे शिकविले. الشمس والقمر بحسبان. सूरज और चांद एक हिसाब में जकड़े हुए हैं। The sun and the moon are according to a reckoning. सूर्य आणि चंद्र एका हिशोबाने बनलेले आहे. والنجم والشجر يسجدان. बेले और दरख्त सब उसके आगे सजदा करते हैं. And the green plants and trees are
गदा उच्च केले आणि संतुलन प्रस्थापित केले. अल्ला ततगौ फिल मीज़ान, कि तुम तौलने में जुल्म ना करो. That you may not transgress in the balance. याची निकड अशी आहे की तुम्ही संतुलन बिघडवू नका. वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान, और इंसाफ के साथ वजन को ठीक रखो और तौल में कमी ना करो. And keep up the weight with justice and shorten not the weight. न्यायपूर्ण रीतीने ठीक वजन करा आणि तराजूने तौलवानं वजन कमी करू नका. वल्अर्द वज़अहा लिलअनाम, और जमीन को उसी ने सारी मखलूकात के लिए बनाया. And the earth he has made for the creatures. पृथ्वीला त्याने संपूर्ण प्राणिमात्रासाठी बनविले. फीहा फाकिहतुन वन्नख्लु ذातुल अक्माम, इसमें मेवे और खजूर के गाभों वाले दरख्त भी हैं. There are fruits and palm trees with shades. त्यात हरतेची पिंबूल चवदार फळे आहेत. खजुराचे वृक्ष आहेत ज्यात फळे बेशनात गुंडाळलेली आहेत. भूसे वाला गल्ला और खुशबूदार फूल भी. And grain with husk and fragrant flowers. वेगळी धान्ये आहेत ज्यात भुसाई असतो. فبأي آلاء ربكما تكذبان, तो ए जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे. Which then of the favors of your Lord will urge him and man you to and will deny. तर जिन्नो मानव, तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोणकोणत्या देखरेखीचा नकार करा. सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम. अल्लाह बुजुर्ग व बरतर ने सच फरमाया. Allah Almighty speaks the truth. अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोठच्या वृद्धाने खर सांगितले आहे. जज़ाकल्लाहु खैरन. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and good afternoon everyone. My name is Ansari Muhammad Ali Naimuddin from Standard 8. It's my privilege to stand in front of you all. Today, this gathering announced here for showing our respect and gratitude to very precious part of our country, the great Indian farmers. So, we are going to show a skit which is related to latest farmers protest of Krishi Kanun. In Krishi Kanun having three kind of bill. Number 1, the Farmers Produce Trade and Commerce Bill 2020. Number 2, the Farmers Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020. Number 3, the Essential Commodities Bill 2020. Indian farmers are the backbone of our nation. Economy, as Indian economy is primarily agricultural based country. If Indian farmers get a minimum support prices on their produces, and also if the functioning in trade is made digital or online, or by eliminating the middle person who is exchanging goods from farmers to factories or from factories to farmers. Now, I would like to call the student of this kit of Standard 8, Jai Jawan, Jai Kisan.
तो सुना ही होगा। नहीं सुना है, नहीं सुना है। फार्म लॉस को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और बहुत लोगों ने अपोज किया, लेकिन हमारे किसान जो प्रोटेस्ट करने पर उतर आए, इन्होंने क्यों इसे अपोज किया, आइए उन्हीं से सुनते हैं। पता है फार्म लॉस को कब लाया गया? पता नहीं, पता नहीं। सितंबर 2020 में। जिस तरीके से फार्म लॉस को लाया गया, राज्यसभा में वो तरीका ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक था। इन शॉर्ट, ये लॉज आसान बना देते हैं किसानों को एक्सप्लॉइट करने में और प्राइवेट मंडीज को टैक्स फ्री बना दिया गया। कोई मिनिमम प्राइस गारंटी नहीं किया गया। इनमें किसानों के लिए ऐसे भी प्रोविजन ऐड किए गए कि अगर एक फार्मर और एक बिजनेस पर्सन में कोई डिस्प्यूट होता तो फार्मर कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पाते। ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा किसानों को आजादी है अपनी फसल कहीं पर भी बेचने की और कंपनीज को आजादी है किसानों की फसल कैसे भी खरीदने की। बट इन रियलिटी इन लॉस की मदद से फूड चोरी करना आसान होगा, किसानों को एक्सप्लॉइट करना आसान होगा। कंपनी जब चाहे जिस प्राइस में खरीद सकती है, जब चाहे जिस प्राइस में बेच सकती है। पता है हिमाचल प्रदेश में कुछ कंपनियां एप्पल कितने में खरीदती है? पता नहीं। 72 रुपीज किलो एंड बेचती है 250 रुपीज किलो। इसमें ज्यादा प्रॉफिट कंपनी को ही होता है। एक आम आदमी को ज्यादा दाम पे करना पड़ता है और किसानों को भी कम दाम में बेचना पड़ता है। उन्हें कोई एमएसपी भी नहीं मिलता। फार्म लॉस को सपोर्ट करने वालों का आर्गुमेंट था कि जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए भी फार्म लॉस अच्छे हैं, पर ये उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी उन्हें कैसा ट्रीट करती है। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि छोटा फार्मर बड़ी कंपनी से बार्गेन कर सकेगा? सही बात है। उन्हीं का रीजन की वजह से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। खासकर पंजाब और हरियाणा से लोग सड़कों पर उतर आए। चलो दिल्ली का नारा लगाए। सरकार ने इनके आंदोलन को रोकने की बहुत कोशिश की। पहले तो सड़कों पर रोकने की कोशिश की, गड्ढे खुदवा दिए गए, बैरिकेड लगा दिए गए, लाठियां चलाई गई, टीयर गैस फेंकी गई, यहाँ तक कि वाटर कैनन भी चलाए गए। ये सब एक फिजिकल हथकंडे थे। इसके अलावा ऑनलाइन एक नई कहानी भी रची जा रही थी। सरकार के फेमस ट्रोल्स, कुछ सेलेब्स, पद्मश्री विनिंग एक्टर्स ने किसानों को टेररिस्ट से कंपेयर किया। कहा कि बुढ़ी औरतों को लाया जा रहा है 100 रुपीज में हायर करके। झूठी खबरें दिए, लेकिन इसे इस तरह फैलाया गया कि प्रोटेस्ट करने वाले किसानों को बदनाम किया जाए। किसान आंदोलन देश का पहला ऐसा आंदोलन था न किसी सरकार के खिलाफ संघर्ष करना था, बल्कि एक ऑनलाइन ट्रोल आर्मी और मीडिया के सामने भी अपनी इमेज बनाकर रखनी थी। सही बात है। आम जनता का सपोर्ट लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कॉन्स्टेंटली न्यूज में लोग यही सुन रहे थे किसान आतंकवादी है, खालिस्तानी है। अगर किसान पिज्जा खाता है अपने प्रोटेस्ट पर तो न्यूज में आता है, ये देखो किसान तो पिज्जा खा रहे हैं, ये कैसे प्रोटेस्ट करने वाले हुए? क्यों भाई, पिज्जा खाने का सिर्फ तुम न्यूज चैनल पर बैठे एंकर्स को ही है, क्या किसान नहीं खा सकते? सही बात है। आंदोलन में एक यूनिटी भी देखी गई, जैसे सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट में बहुत से बूढ़ों और बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसके अलावा धर्म और जाति के डिवाइड को हटाकर सबने मिलकर प्रोटेस्ट किया। सही बात है। अकबर इलाहाबादी का एक फेमस शेर है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब स्टॉक हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। किसानों ने भी यही किया, उन्होंने अपना एक अखबार निकाला जिसका नाम ट्रॉली टाइम्स था। इसके अलावा उन्होंने अपना एक डिजिटल हैंडल भी निकाला, किसान एकता मोर्चा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप को हर जगह अवेलेबल है।
खौफ क्यों है इतना हमारा कि आवाज़ भी सुनना चाहो न तुम। जब हक की बात करें हम यूं तो बेआवाज़ करना चाहो तुम। अब जो आज़ाद देश है हमारा, फिर क्यों तुम अंग्रेजी हुकूमतों से लगते हो। जो बुलंद हो के कह रहे हैं हम बात हमारी, तो हम पर लाठियाँ चलाओ क्यों तुम। उस देश के नागरिक हैं जहाँ जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। अब चाहे तुम पानी की तोपों से हमें रोकना या लाठियों के खौफ से हमें डराना, लेकिन हम तो वैसे ही खून पसीने के वफादार हैं। ये चीज़ें हमें कैसे पढ़ पाएंगी। मौसम की बेरुखी सर्दी ही हम खेतों को जोतने वालों को कैसे डराएंगी। अरे ये जो तुम्हारी आंसुओं की गैस है ये हमें क्या रुलाएगी। इन आंखों में पहले ही आंसू सूख चुके हैं। रख लो इन्हें, किसी और विरोध को बेआवाज़ करने के लिए ये तुम्हारे काम आएंगी। किस चीज़ के गुनहगार हैं ये तो ज़रा बतलाते। ना ही चोर है ना ही फरेबी, किसान है तुम्हारे लिए अनाज है उगाते। अगर इंसानी हक की बात करना गुनाह है तो इन हुकूमतों से फरेब की बू आती है। किसी अदृश्य बेड़ियों में हमें जकड़ने की अनहोनी से नजर आती है। जो कर सको हमारे लिए कुछ तो हमारे साथ अपनी भी आवाज़ बुलंद करना। बात रखने का हमें ही मिले हक ये फरमान नजर करना। फिर से पूछ रहा हूँ, खौफ क्यों है इतना हमारा कि हमारी आवाज़ भी सुनना चाहो न तुम। जब हक की बात करें हम यूं तो बेआवाज़ करना चाहो क्यों। साल भर से भी ज्यादा चल रहा किसानों का ये प्रोटेस्ट अब इतिहास के पन्नों पर दर्ज किया जाएगा। हम किसानों के लिए बहुत बड़ी जीत है। डेमोक्रेसी की भी बहुत बड़ी जीत है। एक और बात की बहुत बड़ी जीत है। फिर हक की अलगार जहाँ भी गुंजी, फिर हक की अलगार जहाँ भी गुंजी, फतेह हासिल न हुए सुना नहीं, फतेह हासिल न हुए सुना नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरा। तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sheikh Safai Khan from Standard 9A1. Today, many of us face glossophobia, means fear of public speaking. We should try to overcome it. Don't let the fear of speaking in public hold you back. Now, I would like to call Khan Zara Asif from Standard 8A1 to give a knowledgeable and informative speech on fear of public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable principal, teachers, guests present over here, and my dear friends. I, Khanzara Muhammad Asif from Standard 8A1 would like to share my views of few words on the topic of fear of public speaking. We all suffer from many kind of fear, like fear of height, fear of numbers, fear of imperfection, fear of failure, fear of water, and many more. But what I want to discuss today, that is fear of public speaking. It is also known as glossophobia. Glossophobia refers to a strong fear of public speaking. It is a specific type of phobia, an anxiety disorder characterized by a persistent to excessive fear of an object or situation. Individuals who suffer from glossophobia typically may experience anxiety and fear when speaking in front of a group of people, and as a result may avoid speaking in public in an effort to avoid being embarrassed or rejected by others. Over time, individuals with glossophobia may experience negative impact on their mental health and success at work or school. According to National Institute of Mental Health, glossophobia is a very common phobia, affecting up to 75%
biological and psychological factors. Genetic factors could play a role as individuals in family history of glossophobia may lead to be more likely exhibit themselves. Environmental and demographic factors such as education and social upbringing may also contribute to glossophobia. Moreover, past negative experiences involving in public speaking event, for example, individuals was ridiculed, embarrassed and rejected while giving a speech may also contribute to the development of glossophobia. The fear of public speaking is more common in younger patients as compared to older ones and may be more prevalent in females as compared to males. We know that some individuals tend to certain circumstances which there may be the fear of evaluation and embarrassment. The fear of public speaking often is present in social anxiety disorder. This social anxiety disorder affects up to 5 to 9% of people. Now, I would like to share a short story about stage fear. When I was 8 years old, I had to do a little poetry recital at school in front of an auditorium full of people. I was nervous but excited as I was walking in the stage towards the microphone stand center of the stage. I stumbled on my loose shoelaces and fell on my face with a loud sound. A teacher came to help me up and assured me to the mic. I could not utter a single syllable and I started crying. All of the other children in the audience were laughing. After that, I have never been the same. Severe fear of public speaking can be rooted in past traumatic experiences. Studies show that the fear of public speaking is ranked higher than the fear of death and many more individuals. I would like to share some tips to overcome a fear of public speaking. Recognize your fear. Practice and prepare in advance. Practice in front of mirror. Record your speech and observe. Seek professional help. Dress well and wear a smile. Know your tone and speed. Now, I want to conclude my speech with this point. Fear of public speaking is really nothing than the fear of unknown. When you are unprepared, ready for anything. Fear gets replaced with confidence, breeds preparation, confidence, and confidence allows you to get in front of an audience so you can give them your very best. Thank you. Jazakallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sheikh Zian Khalid Ahmed. I am standard 4 student in Al Falaki school and I am honored. They have invited me to speak here about a school after lockdown. Lockdown is a situation which people cannot enter or exit in a specific area. It is a preventive action plan. Lockdown is done by the government. The COVID-19 has forced many countries across the world. School, colleges, transport and many more services are closed during lockdown. The impact of the school closure on children's education is being portrayed through a short drama. Now I would like to invite standard 4 students to come and present there to play the school after lockdown. Thank you. आज तो सारे बच्चों से मिलूंगा पूरे 2 साल बाद। अरे पूरा स्कूल तो खाली है, लगता है बस मैं ही आ गया हूँ। ए रुक, हाथ सैनिटाइज कर। तेरा मास्क किधर है? लाया तो मास्क। तो लगाना। ले अब जाऊं? हाँ जा। ओए ओए क्या हाल है मेरे भाई? ओ मुझे भूल गया तू तो। कैमरा क्या? ये लो, यहाँ पे भी कैमरा गड़वा दिए। ए चल लूट, यहाँ 2 साल पहले मैं बैठता था और अगले 2 साल भी यहीं बैठूंगा। ले बैठ। पिछले 2 साल भी तू यही क्लास में था और अगले 2 साल भी तू यही क्लास में रहेगा इंशाअल्लाह। एरबान सुनना, पीछे आना, गप्पे मारते क्या अकेले बैठे हैं? जाएगी, समझा कर।
अरे क्या डरता है? अब्बा को बुला लेंगे। अरे यहाँ पे हूँ ना मैं। मजाक की बात नहीं है, कोरोना हो जाएगा। अच्छा बेटा, तो मेरे से करो ना, शकल ना दिखाई, खत्म तेरा मेरा दोस्त दोस्त ना रहा। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग टीचर। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम गुड फीलिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू टीचर। सो लेट्स स्टार्ट अटेंडेंस। कम बच्चे हैं, लड़कियां कहाँ हैं? मास्क बंक होएंगी सारी की सारी। अरे नहीं टीचर, उनमें कहती है टीचर, उनकी अम्मा ने इनको कहा ना कि ड्रेस नहीं भेजेगा। तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें कैसे भेजा? अरे टीचर, हमें तो धक्के मार के निकाला है। अपनी अपनी जगह बैठो। सो लेट्स स्टार्ट अटेंडेंस। माल प्रेजेंट। फात प्रेजेंट। हमदान प्रेजेंट। अरबान प्रेजेंट। मुजम्मिल प्रेजेंट। रेहान प्रेजेंट। जियान प्रेजेंट। फात। प्रेजेंट। अरे आए तो तुम 10 भी नहीं हो, 15 की प्रेजेंट थी। ऑनेस्टली बता दो किसने किसकी प्रॉक्सी लगवाई, वरना ऐसा मारूंगा कि कल स्कूल आने ला के नहीं बचोगे। लगता है ऐसे नहीं मानोगे। वापस अटेंड दो। मास्क उतार सबके सब। हमदान प्रेजेंट। माल प्रेजेंट। फात प्रेजेंट। अरबान प्रेजेंट। जियान प्रेजेंट। मुजम्मिल प्रेजेंट। रेहान प्रेजेंट। आदि प्रेजेंट। लास्ट के 3 नाम के बच्चे तो मेरी क्लास में है ही नहीं। अच्छा तो तुम तीनों हो जो मास्क के पीछे से सबकी प्रॉक्सी लगवाते हो। तीनों के तीनों बाहर निकलो। तीनों के तीनों बाहर निकलो। Today we will do reading. Hamdan, come for reading. Nature nature future 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 बर्बाद। चलो बच्चों, जो ऑनलाइन क्लास में मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिया था चेक करो। वेयर इज होमवर्क मस्ट? टीचर, हमारी खुद की इतनी प्रॉब्लम्स है, वही सॉल्व नहीं होती तो हम मैथ का क्या ही करते। लेकिन स्टडी तो करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं। अपनी हेल्थ की केयर करना। अरे बच्चों, तुम सब ये क्या कर रहे हो? टीचर, हम यही रहेंगे, यही सोएंगे, हमें रिस्क ही नहीं लेना। खबर कल स्कूल दोबारा बंद हो जाए। अरे बच्चों, तुम भी ना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा रियाजी का पीरियड है, तमाम तलबा रियाजी की कॉपी निकालेंगे। आज हम ज़र्ब का हल करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आपको पहाड़े अच्छे तरीके से याद है या नहीं। तमाम तलबा बोर्ड पर देखेंगे। आज हम 25 को 25 से ज़र्ब देंगे।
और आंटा का बोर्ड पर देखेंगे 5 पंजे 25 25 को हम क्या 5 लिखेंगे हासिल के 2 5 दूनी 10 10 से 2 मिलाए 12 और यहाँ पे हम 10 की अलामत लगाएंगे 2 पंजे 10 10 का 0 हासिल के 1 2 दूनी 4 4 में 1 मिलाए 5 वेरी गुड। अब यहाँ हम जमा की अलामत लगाएंगे और हम यहाँ पे जमा का अमल भी करेंगे। 5 के नीचे कोई अदद है नहीं तो हम 5 लिखेंगे 2 में 0 मिलाएंगे 2 5 में 1 मिलाएंगे 6 वेरी गुड। किसका जवाब आया 625 तमाम तरह CW डालकर और डेट डालकर लिखना शुरू करेंगे। जी टीचर। आगे का दूसरा, तीसरा और चौथा आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है जी टीचर। जी टीचर। जो आप लोगों को SW और डेट डालकर घर से लिख कर लेके आना है। जी टीचर। अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम तलबा की कॉपियाँ भी कंप्लीट है। ज़ैड का अमल भी बहुत अच्छे तरीके से आता है और पहाड़े भी बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं। ये तो हमारी ऑफलाइन स्कूलें चलने की कटाई और आज लॉकडाउन की वजह से हमारी स्कूलों में ऑनलाइन के नतीजे पर नजर डालते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हमारी स्कूलों और बच्चों की तालीम पर क्या मुज़िर असरात मरतब हो रहे हैं। घर ही घर में रहकर पक गई हूँ, घर ही घर में रहकर पक गई हूँ, ऑनलाइन क्लासेस करके थक गई हूँ, चलो अब मोबाइल पर गेम खेलती हूँ। मुस्ना कहाँ हो तुम? क्या हुआ अम्मी, क्यों चिल्ला रही हो आप? मेरी क्लास चल रही है। मैं तो भूल ही गई थी, मेरी बेटी कितनी तवज्जो और मेहनत से पढ़ाई कर रही है। हाँ बहुत मेहनत लगती है। मुज़ना क्या हम अंदर आ जाएं? कौन है? मैं मशल। हाँ आ जाओ। अरे जन्नत और मशल, तुम दोनों यहाँ इस वक्त? ये तो क्लास का टाइम है। छोड़ यार क्लास, आज तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने अम्मी से कह दिया कि आज टीचर की तबीयत खराब है। देख ना, इसने मेरी भी पढ़ाई का नुकसान करा दिया और मुझे भी अपने साथ ही ले आई। मेरी अम्मी से भी बोल दी कि आज ऑनलाइन क्लास की छुट्टी है। लेकिन आज तो पढ़ाई है जन्नत। इसीलिए तो झूठ कहा है अम्मी से और बहाना बनाकर तेरे घर आ गई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने। अरे मशल, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर कोई फ़ायदा तो है नहीं ऑनलाइन पढ़ाई का। और रही बात पास होने की, वो तो हम चीटिंग कर पास हो जाएंगे, ना कि पास होंगे बल्कि टॉप भी करेंगे। ये तो हम सब गलत कर रहे हैं और साथ ही साथ गुनाह भी। छोड़ यार उसे, तू बता क्या बता रही थी? तुझे कुछ पता भी है? मेरा अर्तुगरुल गाजी का 6 एपिसोड मैंने 2 दिन में मुकम्मल किया है। लेकिन तेरी अम्मी तो तुझे मोबाइल ही नहीं देती पढ़ाई के टाइम के अलावा। तो लगता है मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मगर मैं तो समझ गई। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बहुत गलत। अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे। आप दोनों ने सोचा हमारे वालिदैन और टीचर्स नहीं देख रहे, तो क्या हमारा अल्लाह ताला तो हमें देख रहा है? बस अब रहने दे, अब लेक्चर में शुरू कर दे। ये सब तो ऑनलाइन क्लास की देन है। ऑनलाइन क्लास में 2 तरह के खौफ सताते हैं। ऑनलाइन क्लास में 2 तरह के खौफ सताते हैं। एक तरफ टीचर तो दूसरी तरफ माँ नज़र आती है। चलो मोबाइल पर सीरियल देखते हैं। क्या कर रहे हो? वो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आप दोनों झूठ बोल रहे हो, पढ़ाई के बजाय सीरियल देख रहे हो। आप लोग कुछ पता भी है? आप लोग के माँ बाप कैसे कैसे कुर्बानियाँ देकर आप लोग को तालीम दे रहे हैं, और इस लॉकडाउन में घर के अखराजात, स्कूल की फीस, ऊपर से रिचार्ज, उफ या अल्लाह। और यहाँ आप लोग तालीम के नाम पर मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, अपने वालिदैन के एतमाद को तोड़ रहे हो। देखा आप लोगों ने कि किस तरह बच्चे वालिदैन को पढ़ाई की आड़ में बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरी वालिदैन से गुजारिश है
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत देश महान। शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत देश महान। जी हाँ हाज़रीन महफिल, आज पढ़ाई की अहमियत को उजागर करने के लिए हम एक छोटा सा एक्ट पेश कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी नाम है वक्त के साथ चलने का। आज से 2 साल पहले तालीम का तरीका अलग था और आज तालीम का तरीका अलग है। हम सब जानते हैं कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, लेकिन हम ऑनलाइन टीचिंग से भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ज़रूरत ईजाद की माँ है। ऑनलाइन और ऑफलाइन तालीम की अहमियत को इस एक्ट के जरिए पेशे खिदमत है। लाख जला दिया मगर क्या होगा, लाख जला दिया मगर क्या होगा। जीवन दिया से नहीं ज्ञान से रोशन होगा, जीवन दिया से नहीं ज्ञान से रोशन होगा। दोस्तों, हम आपको आज से 2 साल पहले और आज की तालीम में मुआवजा बता रहे हैं, क्योंकि मुस्तकबिल की ज़रूरतों को देखते हुए भारत सरकार ने डिजिटल प्रोग्राम पढ़ाई को पेश करना वक्त की मांग हो गई है। एक दौर था जब कंधों पर बैग और बैग में किताबें थी। एक दौर था जब कंधों पर बैग और बैग में किताबें थी। अब आज ये दौर है कि जब बैग में लैपटॉप और हाथ में मोबाइल है। अब आज ये दौर है कि जब बैग में लैपटॉप और हाथ में मोबाइल है। पहले किताबें खुलती थी, पहले किताबें खुलती थी और आज मोबाइल और लैपटॉप ओपन होता है। और आज मोबाइल और लैपटॉप ओपन होता है। पहले किताबों की खुशबू और महक होती थी, पहले किताबों की खुशबू और महक होती थी और आज लैपटॉप और मोबाइल की रोशनी होती है। और आज लैपटॉप और मोबाइल की रोशनी होती है। पहले कलम और कागज़ की बेमिसाल जोड़ी थी, पहले कलम और कागज़ की बेमिसाल जोड़ी थी, मगर अब हालात ने हमको बदल दिया है। अब मोबाइल पर और लैपटॉप पर उंगलियों का जादू चलता है। अब मोबाइल पर और लैपटॉप पर उंगलियों का जादू चलता है। पहले किताबों की खुशबू और महक होती थी, पहले किताबों की खुशबू और महक होती थी और आज लैपटॉप और मोबाइल की रोशनी होती है। और आज लैपटॉप और मोबाइल की रोशनी होती है। पहले किताब के हटे हुए वर्ग से पढ़ाई होती थी, पहले किताब के हटे हुए वर्ग से पढ़ाई होती थी, मगर आज स्मार्ट क्लास के व्हाइट बोर्ड पर पढ़ते हैं। मगर आज स्मार्ट क्लास के व्हाइट बोर्ड पर पढ़ते हैं। पहले दोस्त से किताबें लेकर पढ़ते थे, पहले दोस्त से किताबें लेकर पढ़ते थे, मगर आज हम किसका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा है ये ढूंढ कर पढ़ते हैं। मगर आज हम किसका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा है ये ढूंढ कर पढ़ते हैं। पहले हाथों में पेन की इंक के निशान होते थे, पहले हाथों में पेन की इंक के निशान होते थे, मगर आज आँखों में थकन होती है, मगर आज आँखों में थकन होती है। पहले एक दूसरे के घर जाकर ग्रुप बनाकर पढ़ाई करते थे, पहले एक दूसरे के घर जाकर ग्रुप बनाकर पहले एक दूसरे के घर जाकर ग्रुप बनाकर पढ़ाई करते थे,
पहले एक दूसरे के घर जाकर ग्रुप बनाकर पढ़ाई करते थे। आज कन्वर्सेशन कॉल पर की हुई रिकॉर्डिंग होती है। आज कन्वर्सेशन कॉल पर की हुई रिकॉर्डिंग होती है। दोस्तों, ये हालात ने हमको बदल कर रख दिया है और हमको हालात के मुताबिक खुद को डालना है। पढ़ाई हमारी माली हैसियत के मुताबिक है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पढ़ाई डिजिटल है क्योंकि वक्त के आगे किसी का जोर नहीं। जात पात ऊंच नीच का भेद मिटा सकता है सिर्फ तालीम ही है जो सभी को बराबरी पर ला सकती है। सिर्फ तालीम ही है जो सभी को बराबरी पर ला सकती है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, डिजिटल इंडिया। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा नाम अंसारी अब्दुल मोइज़ अब्दुल मजीद है। हम जमात 4 के तालिबे इल्म हैं। आज के ज़माने में कोई नहीं जो बढ़ती हुई महंगाई से परेशान ना हो। वैसे तो महंगाई एक बैनुल अक़वामी मसला है। दुनिया भर के मुल्कों में ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ों में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होते जा रहा है। अब मैं अपने हम जमात तालिबे इल्म शेख अल-फलाह मोहम्मद आसिफ को आवाज़ देता हूँ कि वह आए में तकरीर पेश करे जिसका मौजू है उफ़ ये महंगाई। पेट्रोल महंगा, सोना महंगा, महंगा हुआ मकान। पेट्रोल महंगा, सोना महंगा, महंगा हुआ मकान। दाल महंगी, दवा महंगी, सिर्फ सस्ती बची है जान। फजज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन। सामईन, सदर जलसा, जज साहिबान और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे आज इस मुअज़्ज़ज़ महफ़िल के सामने जिस अहम मौजू पर इजहार ख़याल की दावत दी गई है वो है उफ़ ये महंगाई। क्या खबर खुद को बेचना पड़ जाए यहाँ, क्या खबर खुद को बेचना पड़ जाए यहाँ, किसको मालूम सितम कैसे ये महंगाई करे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज इंसान जिस चीज़ से परेशान है वो है महंगाई। आज हर तरफ महंगाई का बोलबाला है। आज की महंगाई का जब भी जिक्र होता है तो एक अजीब सी चोट दिल को लगती है क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है। हर चीज़ के दाम इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि बेचारा गरीब इंसान क्या कमाए और क्या खाए। गरीब दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, खून पसीने बहाता है, फिर भी वो सुकून इत्मीनान की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता क्योंकि महंगाई जो इतनी बढ़ गई है। हमारी हुकूमत भी महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आती है। जब इलेक्शन का ज़माना आता है तो उम्मीद बड़े बड़े वादे दावे और न जाने क्या क्या वादे करके जाते हैं। बड़े ज़ोरों शोर से बाज़ारों मैदानों जलसों में बुलंद आवाज़ से कहता है कि आप हमें अपना कीमती वोट देकर जिताएं। फिर देखो किस तरह महंगाई दूर होती है। लेकिन जब अवाम उनके झूठे वादे पर यकीन करके उन्हें वोट देकर कामयाब बना देती है तो यही उम्मीदवार अवाम के दरमियान से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सिंग। वो अपनी तिजोरियां भरने में लग जाते हैं, फिर वो अवाम को भूल जाते हैं। जब हमारी नज़र उन गरीबों पर झोपड़पट्टियों में फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजारने वालों पर पड़ती है तो हम दम बखूद हो जाते हैं क्योंकि महंगाई की वजह से घरों में चूल्हा नहीं जल पाता। हमारी आंखें आंसू बहाने पर मजबूर हो जाती हैं। गरीबी की वजह से एक अच्छा खासा इंसान चोरी करने जुआ सिट्टा खेलने पर मजबूर हो जाता है। महंगाई की वजह से आज इंसान बुराइयों में मुलव्विस होता जा रहा है। कई इंसान फुटपाथ पर रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। घरों में फाका कशी की नौबत है। आज हर इंसान महंगाई की वजह से परेशान है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई को ख़त्म करे। अनाज के गोदामों पर और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले सरमायादारों पर छापा मारे और उन्हें सस्ते दामों में अनाज फरोख्त करने की सख्ती करे ताकि भारत में रहने वाला हर शहरी खुशो खुर्रम से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व
भी मैं है रिश्ता मेरा बहार से, फूल भी मैं कली भी मैं है रिश्ता मेरा बहार से, जुल्मत भी मुझ पे वहशत भी मुझ पे ये अपने ही सहारों से, हुकूमत दिलों पे कहीं और दिल बहलाने के लिए कहीं, हुकूमत दिलों पे कहीं और दिल बहलाने के लिए कहीं, हवा की बेटी मैं आदम को वजूद में लाने के लिए। इस शेर से आप सब भी वाकिफ होंगे। इस शेर में सिर्फ नाजुक यानी हमारी औरतों का जिक्र किया गया है। सिर्फ नाजुक कहलाने वाली ये मखलूक अपनी आखिरी इदारों अज़्म व हिम्मत, वसीअल क़ल्ब, शफ़क़त व मेहरबानी और दरगुजर जैसी खुसूसियत का मजमूआ रखती है। ये हवास किसी खास कौम की ख़वातीन की मलिकियत नहीं बल्कि हर ख़वातीन के अज्ज़ाए सरकशी में शामिल है। इससे भरपूर इस्तिफ़ादा इसे सूरत में हासिल किया जा सकता है जब ख़वातीन को उसके बुनियादी हुकूक पहुँचाए जाए। जिनमें पहला हक़ ताज़ीम और एहतराम का है। जिन अक़वाम ने अपनी ख़वातीन को मौसर जाना, उनका एहतराम किया, उनके हुकूक की पासदारी की, उनका नाम उफ़क़ की सरबुलंदी तक पहुँचता है। मुआशरे में ख़वातीन का क्या मुकाम है, इसको जानने के लिए मैं अपनी हमदमाद साथी शेख मरियम मोहम्मद अकरम को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और मुआशरे में औरत की पहचान इस उन्वान पर तकरीर पेश। सदर जलसा और जज साहिबान और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियाँ, हम इज्जत, खेतों से लेके खलियानों तक, चूल्हे से मिलो मशीनों तक, जिस राह पे हमारे कदम पड़े हर कदम के नीचे अजमत है। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से सवाल करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, जब आप अपने बंदे से खुश होते हो तो उसे इनाम में क्या अता करते हो? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे एक बेटी अता करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम फिर सवाल करते हैं, अगर आप और ज़्यादा खुश हो तो उसे इनाम में क्या अता करेंगे? जवाब मिलता है, मैं उसे एक और बेटी अता करूँगा और उन बेटियों की बेहतरीन परवरिश करने पर उस शख्स को जन्नत की बशारत दी गई। मैं अपने तकरीर का आगाज़ उस अजीम हस्ती से करना चाहूँगी जिसे औरत कहते हैं। ऐसे आलिमे इंसानियत की अलमबरदार औरत, वह उसे वजूदे इंसान की बुनियाद औरत, रेसे राना ये कायनात की निशान औरत और तैसे तुम्हारे मुआशरे की पहचान औरत। ए औरत, तुम दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो, बीवी की सूरत में कहा से खुद जन्नती हो जाती हो और जब माँ के आला मुकाम तक पहुँचती हो ना, जन्नत को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाता है। ए औरत, तुझे सलाम, बिलाशुबा तू ही मुआशरे की पहचान है। तुम ही हो जो बेहतरीन तरबियत से मर्द को मुआशरे में उसका मकाम, उसकी पहचान दिलवाती हो और वक्त पड़ने पर उसका दायां बाजू बनकर उसके शाना बशाना चलती हो। 14 सदियों पहले मूसा ने इंसानियत ने तुझे सर उठाकर जीने का हक दिया। तुम खदीजा की जैसी ताजिर हुई, ज़ैनब की सूरत व्यापारी थी तुम, रुफैदा थी तुम जो तबीबा बनी, और सफिया जो मैदान जंग में दुश्मनों की कैमे उखाड़ती। और आज भी हर मैदान जंग में अपना लोहा मनवाती हो। तुम मुअल्लिम भी हो, मसीहा भी हो, वकालत करती मुंसिफ भी हो। सच तो ये है तुम हर जमाने की रगे जान हो। ए औरत, तुझे सलाम, बिलाशुबा तू ही मुआशरे की पहचान है। जज़ाकुमुल्लाह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ansari Aisha Javed from Standard 8A1. Today, I will share you some thoughts on voting scam. The election is the process in which the member of particular community or nation are voting and choosing their leader. Every citizen have right to vote. In today's society, we are facing voting scam. For example, leaders are buying the vote either by bringing them money or any other means to people, which is considered as a crime. In this case, people are buying the votes as well as people selling their vote have to face several punishments such as 3 years jail, etc. Voting is our right, so we should do it righteously, carefully and honestly. So now, I would like to call the girls of Al-Falaq Maktab School to present a skit on voting scam. Jazakallah.
क्या तुमने केक टेस्ट किया? हाँ हाँ किया ना। कैसा लगा? बहुत टेस्टी था। अरे पता चला वोटिंग डेट आ गई है, किसको वोट देना है कुछ सोचे हो? उसमें सोचना क्या है, अब्बू बता देंगे किसे देना है। नहीं, मैं तो मेरे दूर के चाचा के भतीजे को वोट दूंगी। पता है उनका घर कितना अच्छा है। बट वो तो ठीक है, क्या ये दोनों ने अपने टाइम में कुछ काम नहीं किया है? बाय द वे ये दोनों इलेक्शन जीत चुके हैं। तुम लोगों को पता भी है कि उम्मीदवार कौन है, किसने हमारी एरिया की रोडवेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल और गार्बेज डंप पर कुछ काम भी किया है? मुझे तो नहीं याद। बस 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसा काम है, उसके बाद सब बंद। जब हमारे बेसिक प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व नहीं किया जाएगा तो क्या उन्हें दोबारा वोट देना सही होगा? सोच लो। ये जो बोलती है उसे बोलने दो, हम तो उसी को देंगे जिसे हमें देना होगा। अरे आप लोगों ने अभी तक वोट नहीं दिया, जल्दी जाओ वरना टाइम खत्म हो जाएगा। अरे कैसा वोट? बिना नोट नो वोट। हमारे पास के इलाके में है ना, कपड़े, लैपटॉप, नोट, मुर्गा भी मिला है लोगों को, और हमारा वोट भी इतना सस्ता नहीं। अरे क्या पानी आया आज? देखे नहीं ना, एक तो मेरा बच्चा इतना बीमार है, क्या बताऊं। पैसा पानी की तरह बह रहा है लेकिन कुछ आराम नहीं हो रहा है, सब इस कचरे और गंदगी की वजह से हो रहा है। अरे तुम सुने, अब्बास भाई के बेटे का भी एक्सीडेंट हो गया है। इतना डेंजर हुआ है कि क्या बताऊं। कहते हैं कि खराब रोड की वजह से हुआ। अब हम सबको काउंसलर के पास ही जाकर बात करनी चाहिए। मैम, जो प्रॉब्लम हम पहले फेस करते थे वो प्रॉब्लम हम अभी भी फेस कर रहे हैं। कुछ नहीं बदला सिवाय आपके घर के। जगह जगह कचरा, गंदगी, बिजली का बिल, पानी की कमी, सब वैसे का वैसा। आप लोगों का वोट हमने पैसे में खरीदा था। देखो भाइयों और बहनों, सीधी सी बात है कि जितना पैसा मुझे लगाना था मैंने वोट के बदले लगा दिया, और वैसे आप लोग को उसका इंतज़ार भी तो था ना। तो आप लोग काउंसलर के पास से आ रहे हो, क्या कहा मिस काउंसलर ने? कुछ काम की बात हुई या बस उनका घर ही देखा है या उनकी बात सुना है? क्या कहा? क्या आपका वोट कहीं काम आया? क्या रोडवेज बन गई? क्या वाटर सप्लाई सही हुआ? क्या गार्बेज का इंतज़ाम हुआ? नहीं ना। तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? किसी ने क्या खूब कहा है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। बेचना बंद करो, हर चीज़ बिकने के काबिल नहीं होती। हाँ ना, सही तो है। हमारी लड़ाई अपने लीडर से नहीं बल्कि अपनी खुद की ज़रूरतों से है, जिसकी शुरुआत हम खुद ही कर सकते हैं। अपना वोट सही पार्टी, सही मेंबर को देकर। मगर अफसोस, अगले 5 सालों तक हमें ही नहीं सहना होगा। तुम ऐसे रहबर को वोट देना वतन को जो महताब कर दे, उदास चेहरे गुलाब कर दे, जो जुल्मतों को बदल के रख दे, जो रोशनी बेहिसाब कर दे, जिसे खौफे खुदा सताए, जो दुश्मनों से न खौफ खाए, जिसे वाकई खौफे खुदा सताए, जो बम धमाकों को फसा न कर दे, जो वतन से गुर्बत को रवा न कर दे, जो सुने तुम्हारी सुने हमारी, जो कदम उठाए वो सबको भाए, जो इंसानियत को जगाए, जो इंसानियत को ही जगाए। कोई तो ऐसा भी हो यहाँ पर जो इनकलाब लाए। वोट फॉर डेमोक्रेसी, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर डेमोक्रेसी, वोट फॉर डेवलपमेंट। जय हिंद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। आज हम इस ड्रामे में वो मंजर देखेंगे जो हम कुछ महीने पहले झेल चुके हैं, जो हमारे साथ एक बुरे ख्वाब की तरह हकीकत बनकर गुजर चुका है। हमारे तरफ के माहौल, वो सड़कें, वो बाजार, सब वीरान। अफसोस, सिर्फ कब्रिस्तानी आबाद थे। चले हम अब इस मंजर की आकाशी करते हैं। नहीं इस खुली फिजा में कोई गोशे फरागत, नहीं इस खुली फिजा में कोई गोशे फरागत, ये जहाँ जब जहाँ है ना कफस ना आशियाना।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठिए। अरे फरहाद, पता है आपको चीन से एक बीमारी आई है जिसका नाम कोरोना है। हाँ, मुझे मालूम है। और तेजी में सबको अपनी लपेट में ले रहे हैं। मर जा रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी आ गई है क्या? हमारे हिंदुस्तान में दाखिल हो चुके हैं और बहुत से मरीज भी पाए गए हैं। अब जरा तेजी में फैल रहे हैं। अब देखो मन क्या करता है। हाँ, अब देखो क्या होता है। अब तो अल्लाह ही रहम करे और हम सबकी हिफाजत करे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब अल्लाह पाक से ये उम्मीद है कोई सबकी मदद करे। ये दुआ पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़सीला। यहाँ है बीमारी की वजह से हुकूमतें लॉकडाउन यानी सारे कारोबार छोटे बड़े सब बंद कर रहे हैं। हाँ, इस बीमारी का एक ही हल है कि लोग भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करें और आपस में ना मिलें। साहब, रास्ते पर कोई नहीं और सब चाय पानी की दुकानें बंद रखी साहब। एक बीमारी फैली है जिसका नाम दिया गया है कोरोना। इस बीमारी की रोकथाम के लिए बाजारें, कारोबार और तमाम दुकानें बंद करवा दी गई हैं ताकि लोग भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करें और आपस में ना मिले। कहें साहब, फिर हमारा काम धंधा कैसे चलेगा? हम तो एक कारीगर बा, हमारे घर कैसे चली, हमारा पेट कैसे पली? तुम फिक्र ना करो, अल्लाह बेहतरीन रास्ता निकालने वाले हैं। बस आप लोग भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाओ और आपस में एहतियात करो। जी साहब, अब हम भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाएंगे। ये सब कब तक चलता रहेगा? हमका तो बहुत टेंशन होता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे फरहाद, इसका जरा माहौल खराब है, इतनी बेचैनी फैली हुई है। हम अमीरों का तो कब मिलेगा, लेकिन गरीबों को क्या करें? हाँ, गरीबों का क्या, जो रोजाना कमाते हैं और खाते हैं। हमारे पास इतना है, हम कर सकते हैं, लेकिन उन लोग का क्या, जो कुछ नहीं कर सकते। अब हमें ही मिलकर कुछ करना पड़ेगा। हम सब आपस में मिलकर ऐसे लोग की ज़रूर मदद करेंगे ताकि वो लोग का भी भला हो। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम एक कमेटी बनाते हैं तो इसमें राशन किट बनाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करता हूँ। आप सबको जमा कीजिए, फिर हम सब मिलकर इस काम को अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। अस्पतालों में ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी हो रही है, इसका भी इंतजाम करते हैं। मैं एक एजेंसी वालों को जानता हूँ, वहाँ से इंतजाम हो जाए। मैं भी हर मोहल्ले की लिस्ट बनाता हूँ और राशन में कौन कौन सी चीज़ें लगती है उसकी भी लिस्ट बनाता हूँ। खुदा का शुक्र है, जहाँ तक हमने लोगों की रात पूरी की, मगर ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है। हाँ, ये तो है, मगर इस बीमारी से बचने के लिए कोई हल नहीं। सुना है तमाम लोगों के साइंसदान बीमारी के लिए टीका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा करे वो कामयाब हो, मगर इन सब में मुझे एक अजब मगर होलनाक सबक मुझे मिला। भाई, क्या हुआ? मैंने अपने कारीगर को नाम दिया था कि वो दूर दूर जो गांव में गरीब रहते हैं उनका नाम और पता लाए और यहाँ से राशन और दवाइयाँ की किट ले जाए। तो क्या हुआ? उस कारीगर ने मुझसे ऐसा वाकया बयान किया कि मेरा दिल दहल कर रह गया। न जाने दुनिया में क्या हुआ है। तुम बताओगे भला, तुम्हें पता है मैं दिल का मरीज हूँ। अरे मेरा कारीगर वहाँ गया, वहाँ से नामो पता लेकर आया, वो किट लेकर एक दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से बूढ़ी अंधी औरत निकली। क्योंकि वो देहात है, वहाँ शहर की तरह चीज़ें इतनी जल्दी नहीं पहुँचती। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, क्या हुआ भाई, तुम्हें क्या काम है? कहीं तुम भी सामान वगैरह नहीं लाए? मेरा कारीगर भौचक्का रह गया। उस बूढ़ी औरत ने पूछा, न जाने इस दुनिया में क्या हुआ है, जहाँ हम महीनों महीनों भूखे रहते थे, कोई पूछने वाला ना था। अब हर दिन कोई एक आता और सामान खाने फलों वगैरह दे जाता। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अल्लाह इसकी मुद्दत बढ़ा दे और ताकि हम बहुत दिनों तक भूखे ना रहें। नहीं, अब इंशाअल्लाह हम ऐसे गरीबों को ख्याल रखेंगे। इंशाअल्लाह ज़रूर। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घर तक अभी तक कोई भी खाने की अशिया नहीं पहुँची है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। वो लोग आज भी भूखे हैं और बहुत सी परेशानी सही है। इस बीमारी ने बहुत सारे चीज़ों से पर्दा उठा लिया है। हम गफलत में जी रहे हैं, हम सारे दीनों सुन्नत भूल गए हैं, गरीबों के हक भूल गए हैं, परिसों के हक भूल गए हैं। चाहे दे अलाराम वेकअप अलाराम जाग जाए तो अच्छा है। हाँ, हमारे मुआशरे में तो हुकूक अल्लाह का तो ख्याल रखते हैं, मगर हुकूक इबाद की तरफ इतना ध्यान नहीं देते, जबकि हुकूक इबाद की अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, मदद करने वाला अल्लाह का है। बेशक। बंद हो
जाएगी एकदम से जिंदगी ऐसे सोचा न था, बंद हो जाएगी एकदम से जिंदगी ऐसे सोचा न था, जो अब हो गया कभी ख्वाब में देखा न था। जो भी जैसा हुआ सबको मालूम था, सबके था सामने। जो भी जैसा हुआ सबको मालूम था, सबके था सामने। शहर बेदार में कोई सोया न था, कोई अंधा न था। जज़ाकल्लाहु खैरा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and good afternoon everyone. My name is Muhammad Adil Sagir Ahmad Ansari from Standard 8. It's my privilege to stand here in front of yours. Let's take a look in the ayah فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا in Arabic, which means for indeed with hardship will be ease. This is a line from Quran, the holy book of Islam. Now I would like to call Sheikh Zakir, student of Standard 8, to deliver a wonderful speech on the topic of فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Honorable Principal, respected teachers, guests, my dear friends and my schoolmates, and the beautiful audience or viewers over the screen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And a very warm and good afternoon. Annual Day is a day which is looked forward with an utmost anticipation and excitement by the students. As we are celebrating virtual annual function this year due to pandemic restriction, I feel honored to be the part of this event. And I thank to the school and to teachers to give me this opportunity to deliver a speech in front of you all. I, Sheikh Zakir Nadeem, student of 8th class, Al-Falaq Maktabani School, here to talk a few words on the topic of indeed with every hardship come ease. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है. Let us first understand what is hardship or problem. So if I ask you what according to you is hardship, what would be your answer? I am sure that everyone will reply in a different way. Because this hardship or problem is not same for everyone. The problem could be financial, industrial, social, global, related to school colleges, related to spirituality, related to morality, related to health, related to wealth, and etc. My dear audience, remember one thing, that whole life according to our religion Islam is for test and trial, and everyone else will be tried and tested. So the trial is for everyone, but what makes us different is how we deal with our own unique test and trial to either pass it or fail it with our attitude. How we deal with our problem by trying to figure out solution, making our own way in a difficult time makes us different and successful here in the dunya and hereafter in akhirah. Dr. APJ Abdul Kalam quoted, all but find shelter during rain, but he can avoid rain by flying above the clouds. So the problems are common, but attitude makes the difference. One major mechanism overcome and pass the trial and test is what? It is patience, the power of patience and hope. Life is difficult, we need help. That's why Allah says in Quran, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Seek Allah's help when you have any calamity, when you have any problem. Seek Allah's help through sabr and salah. When we get into trouble, any calamity, we start losing hope. We become sad and stressed, and that is the time of trial. And
ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا या अल्लाह ए करीम आपके बंदे और बंदियां आपकी बारगाह में हाजिर हैं आपको पुकार रहे हैं हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा हमारी खताओं को दरगुजर फरमा ए अल्लाह मोहताज सफ़ी के दरवाजे पर हाजिर है परवरदिगार के दरवाजे पर हाजिर है ए अल्लाह हमें गुनाहों से माफ़ फरमा ए अल्लाह हमें गुनाहों से माफ़ फरमा हमारी खताओं को दरगुजर फरमा हे अल्लाह हमारी नमाज की हुजूरी नसीब फरमा सज्जे का सरूर नसीब फरमा कुरान मजीद पढ़ने का लुत्फ नसीब फरमा ईमान हकीकी की हलावत नसीब फरमा हे अल्लाह इससे पहले के लोग हमें कलमा पढ़ाए हमें अपने इख्तियार से कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा इससे पहले के साहिब की आंखें बंद हो जाए मन की आंखें खोलने की तौफीक अता फरमा इससे पहले के लोग हमें कफन दे हमें गुस्से तौबा करने की तौफीक अता फरमा इससे पहले के हमारी नमाज जनाजा पढ़ाई ए अल्लाह हमें नमाज की हुजूरी नसीब फरमा इससे पहले के क़यामत के दिन आपके सामने पेश हो ए अल्लाह हमें अपनी बारगाह में कबूलियत नसीब फरमा ए अल्लाह तमाम मसाजिद की मकातिब की मदारिस की मुनाफिकों और गैरों के शर से हिफाजत फरमा ए अल्लाह हक़ का बोझ बाला फरमा बातिल का पस्त और नाबूद फरमा ए अल्लाह हमारी स्कूल को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमा तमाम बच्चों और बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए बेहतरीन असातिज़ा का इंतज़ाम फरमा जिम्मेदारों का जज़ाए खैर अता फरमा ए अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलाmun अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ाकल्लाह Guest of honors, respected principals, teachers, non-teaching staff, valued parents, dear students, and viewers over the screen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I, Abdul Mujib from 9th-2, I am going to propose a vote of thanks. I feel honored to propose this vote of thanks on behalf of Al-Falaq Maktab and School. What an outstanding event of school annual day it was. Further, I would like to express my deep sense of gratitude for principals, teachers, non-teaching staff, and participants to take this great effort to prepare and organize this annual day function over the screen.